हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं अमित ओझा और एम हाई ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री, जहां से हमने स्टार्ट किया था कि इतिहास क्या है और कहां से पढ़ना है, भारतीय इतिहास के किस भाग का अध्ययन करना है आपको। तो हम लोगों ने एक चैप्टर का इंट्रोडक्शन किया था, प्री हिस्टोरिक एज, प्रागैतिहासिक काल का इतिहास। यहाँ से एक आध क्वेश्चन पूछा जाता है सभी एग्ज़ाम में ऑलमोस्ट, और प्रॉब्लम ये होती है कि ये चैप्टर हर जगह मिलता नहीं है आपको पढ़ने को। तो मैं आपको ये चैप्टर पूरा कंप्लीट करके दूंगा जहाँ से सवाल बनेंगे, और ये सवाल 100% आपसे सॉल्व होंगे, ये छूटेगा नहीं। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में पूरा पाषाण काल के संबंध में पढ़ा था और उससे संबंधित साइट्स के बारे में पढ़ा था। आज हम उससे आगे बढ़ते हुए मध्य पाषाण काल के बारे में पढ़ेंगे, मेसोलिथिक एज के बारे में पढ़ेंगे और उससे संबंधित स्थलों के बारे में पढ़ेंगे जो सवालों में पूछा जाता है, चाहे वो एसएससी का एग्ज़ाम हो, पीसीएस का एग्ज़ाम हो या यूजीसी नेट का एग्ज़ाम हो, कहीं भी जो इम्पॉर्टेंट साइट्स पूछे जाते हैं मध्य पाषाण काल से संबंधित, मेसोलिथिक एज से संबंधित, वो आज हम पढ़ने वाले हैं। लेकिन स्टार्ट करने के पहले अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो वीडियोज़ चैनल के द्वारा अपलोड किए जाएं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आपको उसका फ़ायदा मिले। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। मैंने आपके लिए कुछ नोट्स भी तैयार किया है ताकि मैं भूल ना जाऊं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बोलते समय स्किप हो जाती हैं, दिमाग से निकल जाती हैं, इसलिए मैंने प्रॉपर एक नोट्स बना दिया है। वो आपको यहाँ लिखाऊंगा भी, आप लिखिए इसको और बार बार रिवाइज़ करिए। गारंटी मेरी कि सवाल आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। इस चैप्टर से संबंधित अगर सवाल पूछा जाता है वो छूटेगा नहीं। इसके चैप्टर के लास्ट में मैं आपको प्रीवियस ईयर का पेपर भी कराऊंगा, जो सवाल पूछे गए हैं एग्ज़ाम्स में प्रागैतिहासिक काल से संबंधित, वो भी मैं आपको कराऊंगा पक्का। तो आज हम पढ़ेंगे मेसोलिथिक एज, मध्य पाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल में हम लोगों ने पढ़ा था कि उसका कालखंड क्या था, पूरा पाषाण काल में उसकी विशेषताएं क्या क्या थीं, लोग कहाँ रहते थे, लोग किस तरह के उपकरण का इस्तेमाल करते थे, किस चीज़ से उपकरण बनाते थे। आज हम पढ़ेंगे मध्य पाषाण काल। तो सबसे पहले ज़रूरी ये चीज़ है कि मेसोलिथिक एज पढ़ने के क्रम में आपको पहले जानना है कि इस एज का, मध्य पाषाण काल की मुख्य विशेषताएं क्या थी। अगर आप इसके मुख्य विशेषताओं के बारे में जान जाते हैं, महत्वपूर्ण स्थलों के बारे में जान जाते हैं, तो सवाल कुछ भी पूछा जाएगा आप उसका उत्तर आराम से दे सकते हैं। तो अब जैसे अगर हम बात करें कि इसके विशेषताएं की, कि मध्य पाषाण काल की विशेषताएं क्या थी, तो पहली विशेषता कालखंड। सबसे पहले हमको ये जानना है कि मध्य पाषाण काल का कालखंड क्या था। तो ये हम पहले भी देख चुके हैं, पिछले वीडियो में भी मैंने बताया है इंट्रोडक्शन में कि मध्य पाषाण काल का कालखंड क्या है। तो मैंने बताया था कि मध्य पाषाण का कालखंड था 9000 BC से 4500 BC के आसपास। ये डॉटेड लाइन मैंने बताया था कि डॉटेड लाइन का मतलब ये है कि कहीं 9000 BC से पहले स्टार्ट हो गया है और 4500 BC से आगे तक ये चलता रहा है। तो पहली विशेषता आपको ये समझना है कि मध्य पाषाण काल का जो कालखंड था वो 9000 BC से 4500 BC के बीच का माना जाता है। और ये मध्य पाषाण काल सेनोजोइक एरा में क्वाटरनरी पीरियड और होलोसीन फेज से संबंधित था। होलोसीन फेज, ये सवाल पूछा जाता है कि मध्य पाषाण काल किस एरा से संबंधित है, या मध्य पाषाण काल का संबंध किस पीरियड से है, या मध्य पाषाण काल का संबंध किस फेज से है। तो मध्य पाषाण काल सेनोजोइक एरा में, क्वाटरनरी पीरियड में और होलोसीन फेज से संबंधित है। अब इसका ये होलोसीन फेज का मतलब ये है कि इसके पहले पूरा पाषाण काल में प्लास्टोसीन फेज चल रहा था, जो 10,000 BC के आसपास समाप्त माना जाता है। उसके बाद होलोसीन फेज़ की शुरुआत होती है। अब जब होलोसीन फेज़ की शुरुआत होती है
तो एक बड़ा महत्वपूर्ण अंतर आता है। कैसा अंतर कि प्रागैतिहासिक काल को जो 3 भाग में बांटा गया है, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। तो पुरापाषाण काल जो था, पैलियोलिथिक एज जो था, वो समझिए कहाँ से 2.5 लाख वर्ष पहले से स्टार्ट हुआ और 10,000 BC तक चला है। तो ये बहुत लंबा पीरियड था और उस पीरियड का जो टेम्परेचर था, तापमान था, वातावरण था, वो बहुत ठंडा था, इंसानों के या मानव के रहने के अनुकूल नहीं था। तो और पृथ्वी का अधिकतम हिस्सा बर्फ़ से ढका हुआ था, मानव के रहने के अनुकूल नहीं था। तो मानव जंगलों में, पर्वतों पर, जंगलों के बीच गुफाओं में रहा करता था। उस 2.5 लाख वर्ष पहले से 10,000 BC तक के कालखंड के बाद जो होलोसीन फेज की शुरुआत होती है, इस फेज में वातावरण में एक चेंज आता है, बहुत बड़ा परिवर्तन आता है। इसका वातावरण गर्म होता है। आप यूँ समझिए कि बिल्कुल आज के वातावरण की तरह इसका वातावरण हो जाता है होलोसीन फेज में या मध्यपाषाण काल में। अंतर ये हुआ कि जब वातावरण में गर्मी आई तो पृथ्वी का अधिकतम हिस्सा जो बर्फ़ से ढका हुआ था वो पिघलने लगा और बहुत सारा हिस्सा खाली हो गया। जंगल उभर के आए, नदियाँ उभर के आईं, मैदान उभर के आए और लोगों के लिए वातावरण अनुकूल हो गया। तो लोग जो गुफाओं में छिपे हुए थे, जो पर्वत पठार में रहते थे, वो निकलकर बाहर आए, वहाँ से बाहर निकले और मैदानों की तरफ बढ़े। नए नए पत्थरों की खोज हुई या नए नए पत्थरों के बारे में जाने। नदियाँ बहने लगीं, नदियाँ अपने साथ बहाकर छोटे छोटे पत्थर लेकर आईं, जिसको हम लोग पेबल कहते हैं। वो पत्थर सॉफ्ट थे, तो उनसे नए औजारों का निर्माण हुआ। तो इसकी दूसरी विशेषता है मध्यपाषाण काल की वातावरण। तो वातावरण में क्या हुआ, इसका वातावरण ठीक आज की तरह हुआ। आज की तरह का मतलब ये नहीं कि टेम्परेचर 46 डिग्री हो गया, मतलब वातावरण गर्म हुआ, बर्फ़ पिघले और लोगों के रहने के लिए वो आसान हुआ। लोग जंगलों से और गुफाओं से बाहर निकले और तो आगे बढ़े। तो ठीक आज की तरह उसका वातावरण हुआ। दूसरा चेंज हुआ कि मानव सॉफ्ट स्टोन के संपर्क में आया। मानव सॉफ्ट स्टोन के संपर्क में आया, इसलिए उपकरण और औजार बेहतर बनते चले गए। चले गए। क्लियर है? अब आप समझिए तीसरी विशेषता क्या थी कि इस कालखंड के बारे में, मध्यपाषाण काल को जानने के लिए साक्ष्य कौन कौन से उपलब्ध थे। जानने के लिए साक्ष्य, तो बेसिकली जो पुरापाषाण काल को जानने के लिए जो साक्ष्य आपके पास उपलब्ध थे, पुरातात्विक साक्ष्य, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, वही साक्ष्य मध्यपाषाण काल के लिए भी उपलब्ध थे। अंतर सिर्फ ये था कि पुरापाषाण काल में जिस तरह के स्टोन पाए गए उससे थोड़े अलग और सॉफ्ट टाइप के स्टोन मध्यपाषाण काल में पाए गए। पुरापाषाण काल में जो पशु हड्डियाँ पाई गई, मध्यपाषाण काल में भी उसी तरह की हड्डियाँ पाई गई। मतलब औजार उपकरण बनाने के लिए जिन चीज़ों का इस्तेमाल पुरापाषाण काल में होता था, वही इस्तेमाल मध्यपाषाण काल में भी होता था। थोड़ा सा आगे बढ़ा उससे ये कि उस समय पत्थरों की संख्या कम थी, हार्ड स्टोन ज़्यादा उपलब्ध थे मानव के पास, तो उससे वो बड़े बड़े औजार बनाते थे। छोटे औजार या उपकरण नहीं बना पा रहे थे, क्योंकि बहुत हार्ड स्टोन थे, उनको तोड़ना आसान काम नहीं था। लेकिन मध्यपाषाण काल में आकर जो नदियाँ अपने साथ सॉफ्ट स्टोन को लेकर आईं, पेबल को लेकर आईं, उनको तोड़ के उनसे छोटे औजार भी बनाए जाने लगे मध्यपाषाण काल में। तो उपकरण जानने के लिए साक्ष्य क्या था हमारे पास? स्टोन टूल्स, जो पत्थर के औजार थे वो थे। बोन एंड एंटीलर टूल्स। एंटीलर टूल्स का मतलब पशु श्रृंग,
जो पशुओं के सींग थे उससे औजार बनाए जाते थे। फिर पशु जीवाश्म फॉसिल और केव पेंटिंग नमूना, जिसका साक्ष्य पुरापाषाण काल में भी मिला था। क्लियर है? तो चौथी विशेषता क्या थी वो देखते हैं। अब इसकी चौथी विशेषता क्या है? चौथी विशेषता है कि जो उपकरण बनाए जाते थे, उपकरण किस चीज़ का, जो उपकरण या टूल्स औजार बनाए जाते थे वो किस चीज़ के थे? तो भाई पहला स्टोन टूल्स, सबसे ज़्यादा उपकरण पत्थर के बनते थे क्योंकि और कुछ उपलब्ध नहीं था आपके पास, मैक्सिमम था पत्थर का औजार, स्टोन टूल्स। दूसरा क्या था? दूसरा था बोन टूल्स, पशु हड्डी के उपकरण, पशु हड्डी के उपकरण। तीसरा एंटीलर टूल्स, मतलब पशु श्रृंग के उपकरण, मतलब पशु के सींग से जो औजार बनाए गए, उपकरण बनाए गए, वो एंटीलर टूल्स। और चौथा फॉसिल वुड का उपयोग शुरू, और स्पेशली किससे? हत्था लगाया जाने लगा। तो अब देखिए कि पैलियोलिथिक एज में भी स्टोन टूल्स बनाए जा रहे थे मैक्सिमम, बोन टूल्स बनाए जा रहे थे उनसे थोड़ा कम, एंटीलर टूल्स बनाए जा रहे थे, पशु श्रृंग के उपकरण वो थोड़ा कम। फॉसिल वुड का प्रयोग पैलियोलिथिक एज में नहीं होता था। ये शुरू हुआ कहाँ से? मेसोलिथिक एज से। मध्यपाषाण काल में जाकर फॉसिल वुड का उपयोग शुरू हुआ, और उसमें भी कैसा? लकड़ी का प्रयोग। जो औजार बनाए जाते थे उन औजारों में हत्था लगाए जाने का, जैसे आप आज भी देखते होंगे खुरपी, जो हम लोग गमला कोड़ते हैं, मिट्टी कोड़ते हैं, खुरपी बनाया जाता है, उसमें लकड़ी का हत्था लगाया जाता है। सेम वैसे ही जो पत्थर के औजार बनाए जाते हैं, हम जो खुरपी इस्तेमाल करते हैं आजकल, वो लोहे का बना होता था। उस समय धातु की जानकारी लोगों को नहीं थी, मेटल की जानकारी मानवों को नहीं थी। मानव साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इतना आगे नहीं जा पाया था कि वो मेटल का एक्सट्रैक्शन कर पाए और उसका उपयोग कर पाए अपने लाइफ में। तो जो स्टोन के उपकरण या टूल्स बनाए जाते थे उसमें मानव ने, उस दौर के मानव ने लकड़ी का हत्था लगाना शुरू किया। आप सोचिए कि आज से अभी कौन सा चल रहा है? 2023, सपोज़ कीजिए 2000 साल एडी से, और उसके 4500 साल पहले या 9000 साल पहले, तो आज से 11000 साल पहले का मानव विज्ञान और प्रौद्योगिकी में इतना दक्ष था कि उसको ये ज्ञान था कि पत्थर का जो उपकरण हम बना रहे हैं उसमें लकड़ी का हत्था लगाएंगे तो ज़्यादा मजबूत होगा और उसका इस्तेमाल हम ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे। तो इस फॉसिल वुड का उपयोग मध्यपाषाण काल में उस दौर के मानव ने स्टार्ट किया, और स्टोन के औजार में उसका हत्था लगाने लगा लकड़ी का। ये पहली बार शुरू हुआ था, पुरापाषाण काल में ये नहीं था। अगली विशेषता है कि किस टाइप के पत्थर। तो पुरापाषाण काल में जैसे पत्थरों का इस्तेमाल होता था, मैंने अभी बताया है आपको कि मध्यपाषाण काल में जाकर कुछ नए पत्थरों का इस्तेमाल शुरू हुआ, और जो सॉफ्ट किस्म के पत्थर थे उनको तोड़कर नए छोटे औजार बनाए जा सकते थे। और ये बेसिकली कॉर्नेलियन और बेसाल्ट जैसे पत्थरों की खोज हुई।
मध्यपाषाण काल में आकर। अगला कहता है कि अब जो औजार मध्यपाषाण काल में या मेसोलिथिक एज में बनाए जा रहे हैं वो औजार किस तरह के थे, या उस समय साइंस और टेक्नोलॉजी में कुछ जानकारी हुई थी लोगों को, कोई चेंज आया था औजार बनाने के तरीके में? तो बिल्कुल आया था। मध्यपाषाण काल में आकर, मेसोलिथिक एज में आकर जैसे सॉफ्ट स्टोन की खोज हुई तो उससे औजार बनाने के तरीके की भी खोज हुई। तो मध्यपाषाण काल में आकर एक प्रेशर फ्लूटिंग टेक्निक, प्रेशर फ्लूटिंग टेक्निक से औजार बनाए जाने लगे। ये प्रेशर फ्लूटिंग टेक्निक क्या होता था कि इसमें उस स्टोन के अग्रभाग पर दाब से उसको पतला कर दिया जाता था और फिर उसको तोड़ के उसको डिफरेंट शेप के, जैसे ट्रायंगल टाइप के औजार, अर्धचंद्राकार, इस तरह के औजार, ये औजार बनाए जाने लगे प्रेशर फ्लूटिंग टेक्निक के द्वारा। क्लियर है? अब ये था कि पुरापाषाण काल के लोग मुख्यतः शिकार पर निर्भर थे। उनकी जीविका का आधार था शिकार और जंगलों में पाए जाने वाले कंद मूल फल का संग्रह। तो वो बेसिकली शिकार करते थे, शिकार के द्वारा अपना भोजन ग्रहण करते थे और जंगल में जो कंद मूल फल पाए जाते थे उससे अपना भोजन करते थे। मध्यपाषाण काल में आकर उनकी जीविका का आधार कैसे हुआ, वो कैसे जीवित रह पाए, या उन्होंने भोजन के लिए क्या क्या चीज़ें प्राप्त की, ये देखना है आपको। तो सातवीं विशेषता है कि जीविका के लिए आधार। तो कुछ विशेष बदलाव नहीं हुआ। मध्यपाषाण काल का मानव, मेसोलिथिक एज का मानव भी जीविका के लिए शिकार पर निर्भर था। अंतर ये था कि जो पुरापाषाण काल का मानव था, जो पैलियोलिथिक एज का मानव था, वो बड़े बड़े जानवरों का शिकार करता था क्योंकि उसके पास छोटे जानवर उसके संपर्क में नहीं आए थे। दूसरी बात, उसके पास छोटे औजार बनाने का उपकरण नहीं था, छोटा औजार उनके पास उपलब्ध नहीं था। तो वो उस समय के जो पत्थर काफ़ी हार्ड होते थे, तो वो उन बड़े पत्थरों से, हार्ड पत्थरों से बड़े बड़े औजार का निर्माण करते थे। जैसे कोई बड़ा पत्थर उठा के फेंक के मार दिया किसी जानवर को, मर गया, उसका शिकार किया करते थे। तो अंतर ये था कि पैलियोलिथिक एज का मानव बड़े जानवरों का शिकार करता था, लेकिन चूंकि मेसोलिथिक एज में आकर जब पर्वत से, ज़मीन से, मैदान से बर्फ़ की चादर पिघल गई तो छोटे जानवर भी मानव के संपर्क में आए, और जब सॉफ्ट स्टोन का मानव ने उपयोग शुरू किया तो उसने छोटे छोटे औजारों का भी निर्माण किया। तो उन छोटे औजारों से मानव छोटे जानवरों का भी शिकार करने लगा। अंतर ये आया। निर्भर आज भी शिकार पर है, उसके पास भोजन का दूसरा साधन कम है, शिकार पर निर्भरता है, लेकिन अब वो छोटे जानवरों का शिकार कर पा रहा है, छोटे छोटे स्टोन के टूल्स बना रहा है, उपकरण बना रहा है, औजार बना रहा है, जिससे उनका शिकार कर पा रहा है। दूसरी, आज भी वो कंद मूल फल संग्रह पर डिपेंडेंट है। आज भी जंगलों में पाए जाने वाले कंद मूल फल का संग्रह कर वो भोजन कर रहा है। और तीसरा, मछली का उपयोग कर रहा है, मछली का उपयोग कर रहा है। अंतर सिर्फ इतना है कि अब छोटे जानवरों का शिकार कर रहा है। अब सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है, आग के उपयोग से परिचित। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट विशेषता है। सवाल भी पूछा जाता है कि मनुष्य आग के बारे में मनुष्यों को जानकारी कब हुई, या मनुष्य आग के उपयोग से कब परिचित हुआ। तो ऑप्शन मिलेगा, ए पुरापाषाण काल, बी मध्यपाषाण काल, सी नवपाषाण काल, डी इनमें से कोई नहीं, या डी ताम्रपाषाण काल। तो आग के उपयोग से मनुष्य परिचित हुआ है मध्यपाषाण काल में। ये बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है और हजारों बार ये सवाल पूछा गया है, जो अब आप आराम से सॉल्व कर पाएंगे। तो आग के उपयोग से परिचित हुआ और
भाई ये कैसे पता चला कि मनुष्य को आग की जानकारी हो गई मध्यपाषाण काल में? तो एक स्थान है लघन्नाज। लघन्नाज कहाँ है भाई? गुजरात में है। और सराय नाहर राय, सराय नाहर राय ये यूपी में है। गुजरात और सराय नाहर राय से ऐसे साक्ष्य मिले हैं जहाँ से पता चलता है कि मध्यपाषाण काल का मनुष्य आग के उपयोग से परिचित था। और सराय नाहर राय से तो एक ही कतार में 8 चूल्हे प्राप्त हुए हैं। क्लियर है कि सराय नाहर राय में एक ही कतार में 8 चूल्हे प्राप्त हुए हैं उसी दौर के। तो सराय नाहर राय और लघन्नाज से ऐसे साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कि मध्यपाषाण काल का मानव आग का उपयोग कर रहा है, आग के उपयोग से परिचित है। साथ में महदहा और दमदमा ये दोनों यूपी में हैं। इन स्थलों से पता चलता है कि मध्यपाषाण काल का मानव, मेसोलिथिक एज का मानव आग के उपयोग से परिचित है और पके भोजन का उपयोग कर रहा है। पके भोजन का उपयोग कर रहा है और मनुष्य की बर्बरता धीरे धीरे समाप्त हो रही है। मतलब मध्यपाषाण काल में आकर मनुष्य आग का इस्तेमाल करना जान गया। जो अभी तक वो जानवरों का कच्चे मांस का इस्तेमाल किया करता था भोजन के लिए, अब वो पके मांस का इस्तेमाल कर रहा है। और इन सब की जानकारी लघन्नाज, सराय नाहर राय, महदहा और दमदमा से प्राप्त होती है। लघन्नाज स्थल है गुजरात का, सराय नाहर राय यूपी में है, महदहा दमदमा भी यूपी में है। सराय नाहर राय से एक ही कतार में मध्यपाषाण काल से संबंधित, मेसोलिथिक एज से संबंधित 8 चूल्हे एक ही कतार में मिले हैं। अगली विशेषता है पशु को पालतू बनाए जाने की शुरुआत। अब इसको अच्छे से समझिएगा कि मेसोलिथिक एज, मध्यपाषाण काल ही वो काल है जहाँ से मनुष्य पशु के संपर्क में तो पहले से था, लेकिन अब मनुष्य पशु को पालतू बनाने का प्रयास कर रहा है। ऐसा नहीं कि पशु को पालतू बना रहा है मतलब पशुपालन की शुरुआत हो रही है, क्योंकि आज भी पशुपालन की शुरुआत चल रहा है। आज भी पशुपालन, लोग गाय और बैल भैंस पालते हैं, गाय से दूध, भैंस से दूध निकालते हैं, बैल से खेती करते हैं। हालांकि इस्तेमाल अब उनका कम हो रहा है जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं जीवन में। तो उस दौर में भी लोग पशुओं के संपर्क में आए और उनका इस्तेमाल समझा, उपयोग समझा कि उसका इस्तेमाल क्या है, उसका उपयोग क्या है। तो जब इस चीज़ का ज्ञान उनको हुआ तो उन्होंने उनको पालतू बनाना शुरू किया। इसका मतलब पशु को पालतू बना रहे हैं, पशुपालन की शुरुआत नहीं हो रही है। अब ध्यान रखिएगा कि अगर सवाल ये पूछा जाता है कि पशु को पालतू बनाए जाने की शुरुआत कब हुई, तो इसका उत्तर होगा मध्यपाषाण काल। और अगर पूछा जाएगा कि पशुपालन की शुरुआत कब हुई भारत में, तो इसका उत्तर मध्यपाषाण काल नहीं होगा। इसकी चर्चा हम आगे करेंगे कि कहाँ पे पशुपालन की शुरुआत हुई है। मध्यपाषाण काल में, मेसोलिथिक एज में पशु को पालतू बनाए जाने की शुरुआत हुई है, पशुपालन की शुरुआत नहीं हुई है। जैसे अगर अब इतिहास में आगे बढ़ेंगे तो एक चीज़ पूछा जाएगा, सवाल पूछा जाता है, बहुत फेमस क्वेश्चन है कि बौद्ध मत की शुरुआत कहाँ से हुई। बौद्ध मत की शुरुआत कहाँ से हुई? आप इसका उत्तर ढूंढिए, ढूंढ के मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, कि बौद्ध मत की शुरुआत किस स्थान से माना जाता है। ठीक है, अभी फ़िलहाल इस पे आते हैं कि पशु को पालतू बनाए जाने की शुरुआत हुई और इसके साक्ष्य 2 जगह से मिले हैं। एक बागौर जो कि राजस्थान में है और दूसरा आदमगढ़, यह है एमपी में। ठीक है,
तो इन दोनों जगहों से पशुओं के पालतू बनाए जाने की शुरुआत मानी जाती है। अब ये समझिए कि ये आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में अगर ये चीज़ें बताई गई कि पशु को पालतू बनाए जाने की शुरुआत हुई, इसका मतलब क्या है कि पशु के हड्डियों से पता लगाया गया होगा, उसके अस्थियां मिली होंगी पशुओं की, उससे पता लगाया गया होगा कि इनको पालतू बनाया गया है। तो इसको पकड़ा कैसे कि ये पशु है, इसको पालतू बना के रखा गया था, ये पशु है, इसका शिकार किया गया था। तो पकड़ा ऐसे कि जो पशु की अस्थियां, हड्डियां मिली, तो कुछ अस्थियों पर कटे का निशान था, चोट के निशान थे। तो ये माना पुरातत्वविदों ने कि उन पशुओं को शिकार कर मारा गया था, और कुछ पशुओं की अस्थियां ऐसे ही मिली थी, या उनसे उनके खाल को बड़े आराम से उतारा गया था। तो ये आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में या पुरातत्वविदों ने स्रोत में ये जाना कि जिन पशुओं की हड्डियों पर चोट के निशान है या कटे का निशान है, उनका शिकार किया गया होगा, और जिन पर किसी तरह का कोई निशान नहीं पाया गया, इसका मतलब है कि उनको पालतू बनाया गया होगा, उनको प्यार से दफनाया गया होगा। ठीक है, तो इसका साक्ष्य मिलता है बागौर राजस्थान से और आदमगढ़ एमपी से। तो मध्य पाषाण काल में पशुओं को पालतू बनाए जाने की शुरुआत हुई, और इसका पहला साक्ष्य देता है बागौर राजस्थान और दूसरा आदमगढ़। अगर सवाल में दोनों ऑप्शन हैं तो पहले आपको बागौर को लगाना है, और अगर दोनों में से कोई एक ऑप्शन है तो वो उसका उत्तर होगा। क्लियर है? वास्तविक पशुपालन नहीं है, ये मैं पहले अभी आपको बता चुका हूं कि वास्तविक पशुपालन की शुरुआत नहीं, मध्य पाषाण काल में पशुपालन की शुरुआत नहीं हुई है, लेकिन पशु को पालतू बनाए जाने की शुरुआत हो गई है। अगली विशेषता है कि घर बनाने की कोशिश शुरू, घर बनाने की कोशिश शुरू, मतलब ये कि घर बनाने का प्रयास लोगों ने स्टार्ट कर दिया है। एक्चुअल में घर बना नहीं है अभी, ये भी ध्यान रखिएगा। सवाल के टाइप पे जाना है, उसका उत्तर कैसा होगा, उसका आंसर कैसा होगा। कि अगर आपसे पूछा गया कि घर बनाए जाने की शुरुआत, तो उत्तर मध्य पाषाण काल होगा, लेकिन अगर घर का साक्ष्य पूछा जाएगा तो मध्य पाषाण काल उत्तर नहीं होगा। और फिर घर बनाए जाने की साक्ष्य कहाँ से मिला? पहला मिला आदमगढ़ से, कहाँ है? एमपी में है। और दूसरा मिला बागौर से, कहाँ है? राजस्थान में है। और जो आदमगढ़ से साक्ष्य मिला है वो मिट्टी की दीवार खड़ी करने का साक्ष्य मिला है। मिट्टी की दीवार खड़ी करने का साक्ष्य मिला है। और बागौर राजस्थान से मिट्टी का फर्श बनाए जाने का प्रमाण मिला है। मिट्टी का फर्श बनाए जाने का प्रमाण मिला है। अब एक चीज़ समझिए, अगर आपसे पूछा गया कि पशुपालन की शुरुआत का साक्ष्य देने वाला पहला स्थल कौन, तो राजस्थान का बागौर एक नंबर पे, दूसरे नंबर पे आदमगढ़। और अगर घर बनाए जाने का साक्ष्य देने वाला पहला स्थल, तो पहले नंबर पे आदमगढ़ एमपी का, दूसरे नंबर पे बागौर। ये याद रखना है आपको। क्लियर है? अगली विशेषता है मानव कंकाल। तो जैसे पूरा पाषाण काल में जो मानव कंकाल मिला है, ये मैंने आपको बताया है पिछले वीडियो में, उसको जाके रिवाइज कीजिए कि कहाँ बताया है। तो वैसे ही मध्य पाषाण काल में भी मानव कंकाल के साक्ष्य मिले हैं। स्थल ढेर सारे हैं। बीरभानुपुर वेस्ट बंगाल में है, लखननाज ऊपर बताया कहाँ है, लखननाज गुजरात में, और महदहा दमदमा, इन सब जगहों से मानव कंकाल का साक्ष्य प्राप्त हुआ है मध्य पाषाण काल से संबंधित। ठीक है, तो ये हम लोगों ने जाना मध्य पाषाण काल से संबंधित विशेषताएं।
या मध्य पाषाण काल के बारे में संपूर्ण अध्ययन। अगर अब मध्य पाषाण काल से संबंधित, मेसोलिथिक एज से संबंधित सवाल पूछा जाता है तो अगर आपने ये वीडियो देखा है, इसको पढ़ा है, रिवाइज़ किया है, तो मुझे नहीं लगता कि अगर उससे संबंधित कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपसे छूटेगा। अब हम कुछ स्थलों के बारे में देखेंगे कि मध्य पाषाण काल से संबंधित या मेसोलिथिक एज से संबंधित महत्वपूर्ण साइट्स कौन कौन से हैं। चलिए उनको देखते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे महत्वपूर्ण स्थल या इम्पॉर्टेंट साइट्स किसके, मेसोलिथिक एज या मध्य पाषाण काल के महत्वपूर्ण स्थल या इम्पॉर्टेंट साइट्स। तो अब इसमें आप कुछ साइट्स के बारे में जानिए जो इम्पॉर्टेंट है, जो सवाल पूछा जाता है एग्जाम में। पहला है लखननाज, ये अभी हम लोगों ने चर्चा भी किया था पीछे, गुजरात में। इसकी खोज की थी लखननाज की HD सांकेलिया। सवाल एक आध बार पूछा गया है, याद रखिए, HD सांकेलिया ने खोज की थी। और इसकी विशेषता ये है, या ये सवाल पूछा जाता है कि सबसे अधिक माइक्रोलीथ टूल्स, सबसे अधिक माइक्रोलीथ मतलब मध्य पाषाण काल में जो बहुत छोटे छोटे उपकरण मिले हैं उसमें सबसे ज़्यादा संख्या यहीं से मिली है, लखननाज से, जो गुजरात में है। इस साइट की विशेषता ये है, इसके लिए ये सवाल पूछा जाता है। पूछा जाएगा कि मध्य पाषाण काल में सर्वाधिक माइक्रोलीथ टूल्स किस स्थल से प्राप्त हुआ है, तो उत्तर होगा लखननाज। दूसरा है बागौर। बागौर कहाँ, राजस्थान। इसकी विशेषता या ये साइट क्यों पूछा जाएगा ये मैं अभी बता चुका हूँ कि बागौर से पशु को पालतू बनाए जाने की शुरुआत मानी जाती है। दूसरा, बागौर से घर बनाए जाने की भी शुरुआत, क्योंकि यहाँ से मिट्टी का फर्श बनाए जाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है मेसोलिथिक एज से संबंधित। तो ये चूँकि मैं पीछे लिखा चुका हूँ इसलिए यहाँ मैं लिख नहीं रहा, इसको आप लोग सुन के राइट डाउन कर लीजिए। तीसरा साइट है भीमबेटका। भीमबेटका कहाँ है, MP में है। किस चीज़ के लिए फेमस है, केव पेंटिंग के लिए फेमस है, जो कि पूरा पाषाण काल में भी भीमबेटका गुफा चित्रकारी या केव पेंटिंग के लिए फेमस था। मध्य पाषाण काल में भी इसकी विशेषता यही है कि ये गुफा चित्रकारी के लिए फेमस है, केव पेंटिंग के लिए फेमस है। चौथा साइट है आदमगढ़। आदमगढ़ कहाँ है, MP में है। इसके बारे में भी हम अभी तुरंत पीछे पढ़े हैं हम लोग कि आदमगढ़ से पशु को पालतू बनाए जाने की शुरुआत मानी जाती है, लेकिन ये दूसरे नंबर पे है। इससे पहले बागौर और आदमगढ़ से घर बनाए जाने का साक्ष्य मिलता है, ये पहले नंबर पे है। कि अगर मध्य पाषाण काल में घर बनाए जाने का साक्ष्य किस स्थल से मिलता है तो सबसे पहले उत्तर आएगा आदमगढ़। और यहाँ से मिट्टी की दीवार खड़ी करने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है आदमगढ़ से, मिट्टी की दीवार खड़ी करने का साक्ष्य। क्लियर है। अगला साइट है सराय नाहर राय। सराय नाहर राय कहाँ है, UP में है। इसके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं कि सराय नाहर राय से एक ही कतार में 8 चूल्हे का प्रमाण मिला है मध्य पाषाण काल से संबंधित। और ये बताता है कि मध्य पाषाण काल का मानव आग के बारे में जानता है और आग के उपयोग के बारे में जानता है, आग का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। अगला साइट महदहा कहाँ है, पढ़ चुके हैं अभी, UP में है। इसकी महत्ता किस लिए है, तो इसको बूचरिंग एरिया माना जाता है, बूचरिंग एरिया का साक्ष्य मिला है। और दूसरा कि एंटीलर के सामान की वजह से इसकी उपलब्धि है, इसकी प्रसिद्धि है। तो एंटीलर का सामान मिला है। एंटीलर का सामान मतलब पशु श्रृंग का उपकरण या उससे संबंधित सामान जो बनाया गया होगा, कुछ हो सकता है आभूषण बनाए गए हों, तो उसकी वजह से इसकी प्रसिद्धि है।
और अगला साइट है दमदमा। दमदमा की विशेषता इसलिए है कि दमदमा से मध्यपाषाण काल से संबंधित समस्त प्रकार के उपकरण मिले हैं। साथ में दमदमा से सबसे अधिक मानव कंकाल की प्राप्ति हुई है। क्लियर है? तो ये 6-7 साइट जो हैं मध्यपाषाण काल से संबंधित, ये अति महत्वपूर्ण है। इनसे संबंधित सवाल बार बार पूछा जाता है और इन्हीं को घुमा फिरा कर पूछा जाता है। तो अब मध्यपाषाण काल से आगे नवपाषाण काल हम लोग अगले वीडियो में फिर देखेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इसका कंटेंट अच्छा लगा होगा। आप इसको देखिए, पढ़िए, रिवाइज़ करिए। चाहे आप किसी भी तरह का एग्ज़ाम दे रहे हैं, सवाल इनसे ज़रूर मिलेगा। जाते जाते आपसे कहना चाहता हूँ कि वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये वीडियो पहुँचे और उनको भी इसका लाभ मिल पाए। थैंक यू।